हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स के जीके ज्ञान में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करते होंगे। सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो कटअप पे बनाया था उस पे आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसएससी 2020 जिसका कि एग्ज़ाम 2021 में हुआ था और उसका आंसर की रिलीज हो गया है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो किस तरीके से होगा, ठीक? तो वही नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और किसको मार्क्स बढ़ेगा और किसको मार्क्स घटेगा, ठीक? तो ये दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और कैसे किया जाता है नॉर्मलाइजेशन उसे समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ फाइल तैयार किया हूँ, उसके मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो मैं आप लोगों को एक पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 क्रिकेट का मैच हुआ, ठीक है? मैच फर्स्ट, मैच सेकेंड और मैच थर्ड। अब यहाँ पे अमर ने पहले मैच में 12 रन स्कोर किया, दूसरे मैच में 8 रन किया और तीसरे मैच में 1 रन किया, ठीक? ये तीनों मैचों का मैंने क्या निकाल लिया? तो औसत यानी कि एवरेज निकाल लिया। तो इसका एवरेज कितना हुआ? 7 हुआ, ठीक? अब फिर सुमन ने, दूसरे व्यक्ति जो थे, उन्होंने पहले मैच में 8 रन किए, दूसरे में 15 रन और तीसरे में 4 रन। तो इस तीनों मैच का सुमन का एवरेज निकाले तो कितना आया? तो 9 रन आया। तो यदि आप लोगों को इसमें से चुनने के लिए कहे आप किस खिलाड़ी को चुनेंगे, तो जाहिर बात है आप लोग सुमन को चुनेंगे, क्योंकि इनका एवरेज रन ज़्यादा है। अब वहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए राम ने पहले मैच में 8 रन किए, दूसरे में 6 और तीसरे में 1 रन किया। फिर मोहन पहले में 10, दूसरे में 0 और तीसरे में 5। तो इसका भी एवरेज निकाले तो इसका भी एवरेज 5 हो गया और इसका भी एवरेज 5 हुआ। इसमें से आप लोगों को कहे जो एक किसी व्यक्ति को चुनिए, तो आप लोग कैसे चुनेंगे? यहाँ पे दोनों का तो एवरेज समान हो गया, ठीक? तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या निकालते हैं? तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके हम लोग पता करेंगे जो किस स्टूडेंट को लेना है, ठीक? फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके भी यहाँ पे क्या किया जाता है? तो पता किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है SDY, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यहाँ पे माध्य। ये जो x डैश होता है, x बार, इसको माध्य बोला जाता है, ठीक? तो ये दोनों स्टूडेंट में किसको चुनना होगा? तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, ठीक? जिसका डेविएशन यानी कि जिसका अंतराल कम कम रहे, ठीक? यानी कि लगातार बराबर रहे, और किसी का पहले बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे राम का पहले 8 है, फिर 6 है, पहले 1 है, तो निकालेंगे तो यही राम का ही स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा होगा, तो इसे हमें राम को चुन लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ठीक? नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है टॉप 10% का औसत, ठीक? अब यहाँ पे टॉप 10% का औसत इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने यह जो डाटा बनाया हूँ वो कितने लोगों के लिए है, कितना स्टूडेंट के लिए है? तो सिर्फ 10 स्टूडेंट के लिए है, ठीक? यदि यह लाखों में रहता तो यहाँ पे ये जो टॉप 10% है वहाँ पे 0.1% लिया जाता है। कितना परसेंट? 0.1% लिया जाता है। कम डेटा के लिए 10% निकाला जाता है, माइनस कुल औसत, ठीक? यानी कि टॉप 10% का औसत में से माइनस कर देंगे कुल औसत से, बाय शिफ्ट के 10% का औसत, यानी कि जिस शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम हुआ है, प्रत्येक शिफ्ट अलग अलग जो शिफ्ट होता है उसके 10% का औसत लिया जाता है, ठीक? और उसके बाद नेक्स्ट है शिफ्ट का कुल औसत, उसमें से माइनस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्राप्तांक से, यानी कि जिस स्टूडेंट को, किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को कितना मार्क्स आया है उसको उसमें से माइनस कर देना है शिफ्ट का औसत से, और फिर प्लस कुल औसत कर देना है। तो यह है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। अब कैसे समझेंगे किस स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ सकता है और किस स्टूडेंट का मार्क्स घट सकता है? तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया हूँ और कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे स्कोर लिए हैं। मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम कितने
मार्क्स का हुआ, तो 100 मार्क्स का हुआ। अब 16 अक्टूबर को, ठीक, 16 अक्टूबर को 10 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए, यानी कि किसी भी शिफ्ट में। तो किसी को आया 60, किसी को आया 40, फिर किसी को आया 80, किसी को 85, किसी को 90, किसी को 95, इस तरीके से मार्क्स आया। ठीक, इन सभी स्टूडेंटों का कुल मार्क्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर लिए, तो कितना हो गया, 665 हो गया। अब इसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि माध्य निकाल लेंगे। तो इसका माध्य कितना हो गया, 66.5 हो गया। अब फिर एक दूसरा शिफ्ट यानी कि दूसरे दिन जो एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए 18 अक्टूबर को, तो उसमें 10 स्टूडेंटों का मार्क्स इतना आया है, तो इसका कुल योग कितना हो गया, 648 हो गया, और इसका औसत कितना हो गया, 64.8 हो गया। फिर 20 अक्टूबर को जिस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए किसी भी शिफ्ट में, ठीक, तो उसका कुल योग 845 हो गया, और इसका एवरेज कितना आया, तो 84.5 आ गया। अब ये जो जितने भी एवरेज मार्क्स आया हुआ है, इसका टोटल एवरेज निकालेंगे, तो टोटल एवरेज कितना हो गया, 71.9 हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा 10 स्टूडेंट का डेटा लिया हूँ। इसके आधार पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो किस स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ सकता है और किन स्टूडेंट का मार्क्स घट सकता है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फर्स्ट जो डेट है 16 अक्टूबर, उसमें जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए उसका कुल औसत कितना है, उस शिफ्ट का कुल औसत 66.5। ठीक, यानी कि 16 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सभी स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है। और इसमें ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे जितने भी 10 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मार्क्स 66.5 ही आया रहता, इसमें ये जो विभिन्न प्रकार के मार्क्स आया हुआ है उसमें यदि किसी स्टूडेंट का मार्क्स 66.5 ही आया रहता, ठीक, तो उसका मार्क्स बढ़ता या घटता, तब इस फार्मूला में बैठा देंगे। अब इस फार्मूला में जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू, तो इतना वैल्यू पुट करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है अभी इस एग्जाम्पल के लिए। क्या करेंगे, तो उसका प्राप्तांक, यहाँ पे जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक क्या हो जाएगा, 66.5 हो जाएगा। यहाँ पे प्राप्तांक 66.5 हो जाएगा। और शिफ्ट का औसत भी क्या है, 66.5 है। तो प्राप्तांक में से शिफ्ट का औसत दोनों बराबर हो गया, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और 0 को ये पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे वैल्यू से 0 को, तो कितना हो गया, 0 मार्क्स। यानी कि यहाँ से लेकर के ये पूरा इधर तक का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो बचा कितना, कुल औसत, यानी कि पूरे शिफ्टों का औसत। तो पूरे शिफ्टों का औसत कितना है, यहाँ पे 71.9। तो जिस स्टूडेंट को 16 अक्टूबर को मार्क्स 66.5 आया है, उसका नॉर्मलाइज मार्क्स होकर के कितना हो जाएगा, 71.9 मार्क्स हो जाएगा। तो यानी कि इस स्टूडेंट को इतना मार्क्स बढ़ गया। ठीक, सेम उसी तरीके से 18 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किसी स्टूडेंट को मार्क्स आया है 64.8। ठीक, यानी कि उसके एवरेज, पूरे शिफ्ट के एवरेज मार्क्स के बराबर। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, उसके प्राप्तांक यहाँ पे लिखेंगे, प्राप्तांक में से उस शिफ्ट का एवरेज यानी कि 64.8 माइनस करेंगे, तो यह भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से ये पूरे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह वाला पूरा वैल्यू का यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा गया है सबका वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि और भी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एवरेज मार्क्स को लेकर के ही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस स्टूडेंट को फिर प्लस कुल औसत है, तो कुल औसत कितना है, तो 71.9, यानी कि 64.8 जिस स्टूडेंट को मार्क्स आ रहा था उन स्टूडेंट का मार्क्स नॉर्मलाइज होकर के कितना हो जाएगा, 71.9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मज़ा आने वाला बात क्या है। अब जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम अक्टूबर को हुआ था, 20 अक्टूबर को हुआ था, ठीक, और इसने क्या किए, तो 84.5 मार्क्स लाए किसी भी स्टूडेंट ने। यहाँ पे 84.5 किसी भी शिफ्ट में यानी किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स नहीं आया है। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स 84.5 हमने नहीं लिया है। यदि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मार्क्स 84.5 रहता और उसका औसत भी कितना है, 84.5 भी है, ये पूरे शिफ्ट का औसत, ठीक, तब इनका नॉर्मलाइज होकर के मार्क्स कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राप्तांक कितना है उनका, 84.5 है, उसमें से माइनस हो जाएगा
शिफ्ट का औसत 84.5, यानी कि ये पूरे वैल्यू कितना हो गया, 0 के बराबर। और 0 से यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो बच क्या गया, तो बच गया कुल औसत। तो कुल औसत यानी कि यहाँ पे जो है कुल औसत कितना है, कुल औसत 71.9। ठीक, यानी कि इस स्टूडेंट का मार्क्स 71.9 हो जाएगा, जबकि उसने कितना लाया था, तो 84.5 मार्क्स लाया था। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे किस स्टूडेंट का मार्क्स घट सकता है और किस स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ सकता है। इन्होंने लाया 84 मार्क्स, लेकिन इसका मार्क्स नॉर्मलाइज होकर के कितना हो गया, 71.9। तो इससे हमें यह पता चला, जो उस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक, उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर से यदि आपका मार्क्स अधिक है, ठीक, जितना अधिक रहेगा उतना आप लोगों को बेनिफिट ज़्यादा होगा, यानी कि उतना अधिक मार्क्स बढ़ सकता है। और एवरेज स्कोर से मार्क्स जितना कम रहेगा उतना लाभ आप लोगों को कम मिलेगा। ठीक, यानी कि हार्ड शिफ्ट वालों के लिए। और इजी शिफ्ट वालों के लिए हर हमेशा उन लोगों को एवरेज मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, तभी जा कर के उनका मार्क्स बढ़ेगा, अथवा एवरेज तक मार्क्स लाने में इजी शिफ्ट वाले में क्या होगा, मार्क्स घट जाएगा। तो इस तरीके से आशा करता हूँ आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का जो ये चक्कर है, कब किसका मार्क्स घट जाता है और कब किसका मार्क्स बढ़ जाता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। फार्मूला यहाँ पे हम लिखे हैं, यह फार्मूला एसएससी के वेबसाइट पे भी दिया गया था, रेलवे के वेबसाइट पे भी दिया गया है। ठीक, हर जगह जितने भी जो टीसीएस करा रहे हैं एग्ज़ाम, सभी का नॉर्मलाइजेशन इसी फार्मूला पे होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, यदि आप लोगों को यह मैंने जो समझाए हैं पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।